नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर एन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस प्रोग्राम में हम 14 प्रिंसिपल ऑफ टोयोटा वे ये जानने की कोशिश करेंगे। टोयोटा जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड की एक जानी मानी ऑटोमोटिव जायंट है और टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम को एक्सपर्ट्स का मानना है कि वर्ल्ड की बेस्ट मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम है। तो टोयोटा में काफ़ी सारे प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाता है और टोयोटा पर एक किताब भी आई थी, टोयोटा वे, जेफरी लाइकर ने लिखा था और काफ़ी फेमस किताब है। उसमें 14 प्रिंसिपल्स का जिक्र किया गया है। ये कौन कौन से 14 प्रिंसिपल है जो कि टोयोटा को चलाने में, टोयोटा के सिस्टम को चलाने में मदद करते हैं। अगर आप इनको समझ के इनमें से कुछ अच्छे पॉइंट्स को पिक करके, वैसे सारे के सारे पॉइंट्स अच्छे ही हैं, आप इनको पिक करके अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से अगर कस्टमाइज़ करना चाहते हैं तो कस्टमाइज़ करके अपनी कंपनी में अगर आप इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो आपकी कंपनी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। तो आइए करके समझते हैं कि जो 14 प्रिंसिपल्स ऑफ टोयोटा वे है ये क्या हैं और कौन कौन सी प्रिंसिपल है, कैसे ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पहला प्रिंसिपल। तो पहला प्रिंसिपल क्या बोल रहा है? पहला प्रिंसिपल बोलता है बेस योर मैनेजमेंट डिसीजन ऑन ए लॉन्ग टर्म, यानी कि आप शॉर्ट टर्म के एक्सपेंस पे भी लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए अपने कंपनी के डिसीजन को रखो। काफ़ी बार क्या होता है दोस्तों, जब हम बिजनेस करते हैं तो बिजनेस में क्या होता है, बहुत सारे ऐसे डिसीजन होते हैं कि शॉर्ट टर्म में गेन नहीं देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रेनिंग है ना, टेक्नोलॉजी यूज़ करना है, तो अगर कोई टेक्नोलॉजी आपने यूज़ किया है तो टेक्नोलॉजी यूज़ करने के बाद में आपको इमीडिएटली बेनिफिट देने लगेगा, जरूरी नहीं है। या आपने एम्प्लॉय के ट्रेनिंग वगैरह करना शुरू किया, उनका अपस्किलिंग करना शुरू किया, तो आपको इमीडिएटली इंपैक्ट मिल जाएगा। काफ़ी सारे केस में मिलता भी है, लेकिन कुछ चीज़ें जो रहती है लॉन्ग टर्म में इंपैक्ट करती है। टोयोटा का मानना है कि इवन दो आपका जो शॉर्ट टर्म के एक्सपेंस पे, यानी कि अगर आपका शॉर्ट टर्म में कुछ अगर लॉस वगैरह हो रही है, शॉर्ट टर्म का फाइनेंशियल अगर आप इंपैक्ट कर रहा है, तो भी आपको लॉन्ग टर्म को ध्यान में रखते हुए आपको डिसीजन लेना है। तो फाइनेंशियल गोल्स, थोड़ा बहुत खर्चा हो रहा है, एक्सपेंसेस अगर हो रही है, घबराइए नहीं, लॉन्ग रन में ये आपको बेनिफिट देगा ही देगा। तो ये हो गया पहला प्रिंसिपल। दूसरा प्रिंसिपल जो है ये बोलता है क्रिएट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्लो टू ब्रिंग प्रॉब्लम्स टू द सरफेस। यानी किसकी बात कर रहा है? तो दोस्तों यहां पर बात कर रहा है सिंगल पीस मैन्युफैक्चरिंग या वन पीस फ्लो। तो टिपिकली जब हम सिंगल पीस फ्लो में मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो क्या होता है, एक एक पीस जब आगे बढ़ता है डिफेक्ट जल्दी जल्दी पकड़ में आएगा। आप अगर कंपैरिजन करें सिंगल पीस फ्लो को बैच मैन्युफैक्चरिंग से या मास मैन्युफैक्चरिंग से, तो बैचेस में जब पार्ट बन रही है, ऑपरेशन नंबर ए, लेट्स से फॉर एग्जांपल आपका ऑपरेशन नंबर 10 यहां पर है, फिर 20 यहां पर है, फिर 30 यहां पर है, और बैच जो आपका है 50 का बैच है। तो 50 का बैच यहां कंप्लीट हुआ, बनने में कितना लगा? 1 घंटा लगा, ठीक है। और यहां से फिर आपके पास में यहां पर आया 50 पार्ट 1 घंटे के बाद में, और जब सेकेंड ऑपरेशन में पार्ट पहुंचा तो आपको पता चला कि इसमें कुछ डिफेक्ट था। तो 50 के 50 पार्ट ही डिफेक्टिव हो गए, ठीक है ना। रिवर्क करो, जो भी करो, फिर ये होल्ड हो गया, तो यहां पर ऑपरेशन होल्ड हो गया, यहां ऑपरेशन ये बंदा भी वेट करेगा, ठीक है ना। तो ये जो है ये बड़ा प्रॉब्लम रहता है। जबकि अगर सिंगल पीस फ्लो अगर मैन्युफैक्चरिंग रहेगा तो वन पीस यहां से बना, फॉर एग्जांपल 50 पीस को बनने में 1 घंटा लग रहा है, एक पीस को बनने में मान लेते हैं अंदाजन 1 मिनट लग रहा है। तो 1 मिनट के बाद में पार्ट यहां से बनकर यहां पर आ जाएगा, और इसने चेक किया सेकेंड ऑपरेशन में कि भैया इसमें तो प्रॉब्लम है, तो तुरंत ही प्रोसेस को होल्ड किया जाएगा और यहां पर करेक्शन वगैरह किया जाएगा, करेक्टिव एक्शन लिया जाएगा, और इसको ठीक करने के बाद में दोबारा स्टार्ट किया जाएगा। तो इमीडिएटली आपको उसका इंपैक्ट मिल गया, इमीडिएटली बेनिफिट मिल गया। ये जो बेनिफिट होता है बैच प्रोडक्शन वर्सेस सिंगल पीस फ्लो। तो यहां पर क्या बोलता है, क्रिएट ए कंटिन्यूअस प्रोसेस फ्लो, ताकि प्रॉब्लम जो है सरफेस पर जल्दी से जल्दी आए और हमारे जो इश्यूज वगैरह रहता है हम जल्दी से उसको आइडेंटिफाई कर पाए। तो ये हो गया हमारा सेकेंड प्रिंसिपल। थर्ड प्रिंसिपल की अगर बात करते हैं तो थर्ड प्रिंसिपल क्या बोलता है, यूज पुल सिस्टम टू अवॉइड ओवर प्रोडक्शन। तो ओवर प्रोडक्शन कब होता है? जब हम पुल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि प्रोडक्शन पर प्रेशर डालते हैं कि भैया तुम बनाओ, बना के इन्वेंट्री क्रिएट करो, और फिर मार्केटिंग को मैनेजमेंट पुश करती है कि तुम्हारा काम रहा जो बन के रखा हुआ है वेयर हाउस में या फिनिश गुड में जो पड़ा हुआ है सबको तुमको डिस्पैच करना है, सेल करना है, कैसे करना है तुम जानो, ठीक है ना। तो ये क्या होगा, धक्का वाला सिस्टम, यानी कि पुश सिस्टम हो गया। तो टोयोटा क्या बोलती है, पुश नहीं करना है, पुल सिस्टम का इस्तेमाल करो, यानी कि कस्टमर के रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही प्रोडक्शन करो।
जितनी रिक्वायरमेंट आई कस्टमर की, पहले देखो फिनिश गुड्स में कितना पड़ा हुआ है। 100 पार्ट की रिक्वायरमेंट है, फिनिश गुड्स में अगर 80 है तो 80 हो गया, बचा 20 को रिक्वायरमेंट रेज करो लास्ट प्रोसेस में, और वहां से 20 पार्ट बन के अगर इन्वेंट्री होगा वहां पर WIP का तो बना के आपको दे देंगे और आप उसको डिस्पैच करो। अननेसेसरी का प्रोडक्शन बना के इन्वेंट्री को क्रिएट मत करो, क्योंकि क्या होता है वर्किंग कैपिटल आपका होल्ड हो जाता है। और आज के टाइम में अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों की बात करूं, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनियां स्ट्रगल करती है, उनके पास में ऑर्डर रहता है लेकिन ऑर्डर को एग्जीक्यूट करने के लिए जो वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है, जो फंड चाहिए होता है, उनके पास में नहीं होता है, क्योंकि कस्टमर तो तुरंत पैसा देता नहीं है। बहुत सारी कंपनी जो रहती हैं वो क्रेडिट पे सप्लाई करती है, 2-2 महीने का 3-3 महीने का क्रेडिट होता है, यानी कि आपने डिस्पैच किया उसके 60 दिन के बाद में 90 दिन के बाद में कस्टमर को पेमेंट करेगा, तो आपके पास में पैसा होना चाहिए, वर्किंग कैपिटल चाहिए रॉ मटेरियल खरीदने के लिए, पेमेंट करने के लिए, वगैरह वगैरह वगैरह, है ना। तो ये सारा दिक्कत क्रिएट होता है जब आपका वर्किंग कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में या जो भी इन्वेंट्रीज हैं, है ना, उसमें फंसा हुआ रहता है। तो टोयोटा बोलती है पुल पर काम करो, पुश पर काम नहीं करो। चौथा प्रिंसिपल जो है क्या बोलता है, लेवल्ड आउट द वर्कलोड, वर्क लाइक द टॉर्टॉइस नॉट द हेयर। हम सभी ने बचपन में टॉर्टॉइस कछुआ और हेयर खरगोश की कहानी सुनी है ना। खरगोश क्या करता है, शुरू में बहुत तेज भागता है, भागते 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 उसको लगता है कछुआ तो बहुत पीछे है, मेरे पास में बहुत टाइम है, और पेड़ के नीचे वो आराम से सो जाता है। कछुआ धीरे धीरे जाके वो रेस को जी जाता है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है टोयोटा मानती है अब हड़बड़ी में प्रोडक्शन ऐसा मत करो कि बनाते चले जाओ और बहुत सारा इन्वेंट्री क्रिएट कर लो। स्लोली काम करो, स्टडीली काम करो, जो रिक्वायरमेंट है उसको लेवल आउट करते हुए, यानी कि लोड लेवलिंग आपका होना चाहिए। लोड लेवलिंग करने के लिए हम हिजुंका का इस्तेमाल करते हैं, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल है हिजुंका, ठीक है ना। तो अगर आपको जानना है इसके बारे में डिटेल में, तो दोस्तों हमारे पास में लीन के काफ़ी सारे कोर्सेज वगैरह भी हैं, हमारे ऑनलाइन पोर्टल में जाके courses.qualityhub.com पे जाके इन कोर्सेज को डिटेल में एक्सप्लोर कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, तो क्या बोलता है, हेयर की तरह यानी खरगोश की तरह काम नहीं करना है, रैबिट की तरह काम नहीं करना है, टॉर्टॉइस की तरह काम करो, धीरे धीरे करो, लेकिन स्टेडीली करो, ताकि आप लोड लेवलिंग कर पाओ, अननेसेसरी का इन्वेंट्री क्रिएट ना करो। और आपका जो कस्टमर की रिक्वायरमेंट है, यानी कि प्लान वर्सेस एक्चुअल में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। होता क्या है, रिक्वायरमेंट रहती है 100 की, आप बना लेते हो 150, क्योंकि आपका सेटअप टाइम भी ज्यादा रहता है, बहुत सारी इश्यूज रहती हैं। अब उनके चक्कर में क्या होता है, प्रोडक्शन वाला टिपिकल क्या करता है, बना के रख दो, बार बार कौन सेटअप करता रहेगा, टाइम वेस्ट कौन करता है, क्योंकि सेटअप टाइम उनका ज्यादा है। अब उसके लिए भी आप SMED का इस्तेमाल कर सकते हैं, SMED का इस्तेमाल करके सेटअप टाइम को रिड्यूस कर सकते हैं, ताकि आपको दिक्कत ना हो छोटे छोटे बैचेस में प्रोडक्शन करने में, ठीक है ना। तो फोर्थ हमारा प्रिंसिपल हो गया लेवल आउट द वर्कलोड। आगे बढ़ते हैं, तो पांचवा प्रिंसिपल जो हमारा है क्या बोलता है, बिल्ड ए कल्चर ऑफ स्टॉपिंग टू फिक्स प्रॉब्लम टू गेट क्वालिटी राइट। यानी कि अगर प्रॉब्लम आ रही है तो स्टॉप करने का कल्चर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि बनाते रहो ढेर लगाते रहो, बाद में सेग्रीगेशन कर लेंगे, रिवर्क रिपेयर कर लेंगे, है ना, वो कल्चर नहीं होना चाहिए। तो दोस्तों यहां पर कुछ कॉन्सेप्ट की बात करता है, क्योंकि हमारा एम जो है यहां पर हमारा फर्स्ट टाइम राइट करने का है। तो टोयोटा मानती है कि फर्स्ट टाइम राइट अगर आप अचीव करते हो तो आपका कॉस्ट ऑफ पुअर क्वालिटी कम रहेगा, चांसेस ऑफ डिफेक्टिव मटेरियल बीइंग डिस्पैच टू कस्टमर्स वो भी कम रहेगा, और आपकी मार्केट में क्रेडिबिलिटी बनती है। कस्टमर हमेशा चाहता है इस तरह का सप्लायर जिस पर वो रिलाय कर सके। तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि आपका सिस्टम रोबस्ट होना चाहिए, ठीक है ना, और आपके पास में ऐसा कल्चर होना चाहिए कि आप प्रॉब्लम अगर आ रही है तो आप स्टॉप कर पाओ। और यहां पर हम क्या कर सकते हैं, यहां पर हम आंडोन और जिडोका टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, स्टॉप इन्फॉर्म वेट सिस्टम का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि अगर प्रॉब्लम आई लाइन पर तो वर्कर क्या करेगा, लाइन को स्टॉप करेगा, इन्फॉर्म करेगा किसको, सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेगा, और वेट करेगा इंस्ट्रक्शन का। तो सुपरवाइजर ने काम किया, ठीक कर दिया, उसके बाद में बोलेगा अब चालू करो, ठीक है ना। तो ऑपरेटर को हालांकि इंपावर किया जाता है कि आपको प्रॉब्लम अगर आती है तो आप बंद कर दो, बेसिक लेवल का प्रॉब्लम अगर खुद सॉल्व कर सकते हो तो अच्छी बात है, नहीं तो एटलीस्ट सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करेगा, वेट करेगा इंस्ट्रक्शन के लिए, सुपरवाइजर आके ठीक करेगा, या मेंटेनेंस से बात करके, जो भी टीम होती है उनसे बात करके करवाएगा ठीक, और उसके बाद में काम शुरू होगा, ठीक है ना। आंडोन में क्या होता है, आंडोन में हमारे पास में डिस्प्ले सिस्टम रहता है, लाइटिंग सिस्टम रहती है, बजर रहता है, अलार्म रहता है।
तो डिस्प्ले में क्या रहता है, हमारे पास में सब कुछ क्लैरिटी रहती है, कितना बनाना है, कितना बन गया, क्या क्या इश्यूज हैं, कौन सा लाइन चल रहा है, किस लाइन में क्या इश्यूज वगैरह हैं, वो क्लैरिटी रहती है। तो एंड ऑन सिस्टम का भी हम इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। और जिडोका, तो जिडोका क्या हो गया, ऑटोनोमेशन, यानी कि हम यहां पर इस्तेमाल करेंगे ऑटोमेशन विथ ह्यूमन टच, यानी कि जो ह्यूमन की क्रिएटिविटी है उसका भी इस्तेमाल करेंगे और जो मशीन की कैपेबिलिटी है उसका भी इस्तेमाल करेंगे, और उनका इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, इसको अचीव करेंगे। तो यहां पर क्या अचीव करने की बात हो रही है, कल्चर, एक कल्चर बिल्ड करने की बात करें, जहां पर कि अगर प्रॉब्लम आ रही है तो उसको हम स्टॉप कर सके, ताकि हमारा क्वालिटी जो है राइट द फर्स्ट टाइम, पहली बार में ही हमारा जो क्वालिटी है वो फर्स्ट टाइम राइट सही बने, ताकि ये प्रॉब्लम कभी दोबारा ना आए। दोस्तों टोयोटा का 6 प्रिंसिपल हो जाएगा टास्क और प्रोसेसेस, यानी कि जो भी एक्टिविटी कंपनी में चल रही है, जो प्रोसेसेस चल रहे हैं उसको स्टैंडर्डाइज करो। तो स्टैंडर्डाइजेशन की है, यानी कि अगर लोग स्टैंडर्डाइज तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, एसओपी बनाया नहीं गया है, लोग एसओपी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, तो क्या होगा, प्रोसेस में वेरिएशन बहुत हाई रहेगा। इनफैक्ट टोयोटा इस मामले में बहुत ही पर्टिकुलर है। अगर कोई चीज एस्टैब्लिश की गई है, कोई नॉर्म्स अगर सेट किया गया है, तो किसी को ऐसा अथॉरिटी नहीं रहता है कि आप उसको इमीडिएटली चेंज करें। बहुत ही रिसर्च करना पड़ता है, वैलिडेशन करना पड़ता है, अप्रूवल लेना पड़ता है, उसके बाद ही आप कुछ चेंज करते हैं। आप इतना आसानी से चेंज नहीं कर सकते हैं प्रोसेसेस को। तो क्या बोलता है कि हमको टास्क और प्रोसेसेस को स्टैंडर्डाइज करना है, फिक्स करना है, सेट करना, ताकि हर एक शिफ्ट में, हर एक आदमी, हर एक मशीन पे, हर एक जगह एक ही तरीके से काम करे। और यहां पर क्या बोलता है, स्टैंडर्डाइजेशन करने से क्या होगा, देखिए कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होगा और एम्प्लॉय का एम्पावरमेंट भी होता है, क्योंकि एम्प्लॉय जो रहती है उनको अगर सिस्टम स्टैंडर्ड पता चलता है तो वो एम्पावर तरीके से काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा 7th प्रिंसिपल हो जाएगा यूज विजुअल कंट्रोल्स सो नो प्रॉब्लम्स आर हिडन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रॉब्लम्स को हमको छिपा के नहीं रखना है, हिडन नहीं रहना चाहिए कोई प्रॉब्लम। तो विजुअल कंट्रोल्स, जैसे कि विजुअल फैक्ट्री में हम लोग इस्तेमाल करते हैं, लीन मैन्युफैक्चरिंग में काफी सारे सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। अंदौन भी एक सिस्टम होता है, इसमें डिस्प्ले सिस्टम वगैरह लगाए जाते हैं, जिसमें कि अलग अलग तरह के सिस्टम होते हैं, जिसमें कि प्रोडक्टिविटी के आपके डिटेल्स रहेंगे, क्या प्लान है, क्या एक्चुअल है, मशीन का कंडीशन आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारे तरह के और भी डिस्प्ले हो सकते हैं। आप एआई से कनेक्ट कर सकते हैं, जहां पर कि टोटल ओवरऑल में आपका ओई डिस्प्ले किया जा रहा है, ब्रेकडाउन टाइम डिस्प्ले किया जा रहा है, प्रोडक्टिविटी के नॉर्म डिस्प्ले किया जा रहा है। आप जो भी डिस्प्ले करना चाहते हैं सब कुछ आप डिस्प्ले कर सकते हैं। इससे क्या होता है, क्लैरिटी मिलती है, सुपरवाइजर देख सकता है क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। किसी मशीन में अगर प्रॉब्लम आ गई है, तुरंत ही वहां पर जो टीम रहेगी, सीएफटी या जो रैपिड फोर्स टीम रहती है, वो तुरंत जाएगी और उस पर जाके काम करेगी और प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी। 8th प्रिंसिपल है यूज ओनली रिलायबल थोरोली टेस्टेड टेक्नोलॉजी दैट सर्व्स योर पीपल एंड प्रोसेसेस। यानी कि यहां पर टेक्नोलॉजी की बात कर रहा है, उन टेक्नोलॉजी को यूज करो जो कि आपके लिए टेस्टेड हो। बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम टोयोटा की बात करते हैं तो टोयोटा इतनी आसानी से कोई भी चीजों को अडॉप्ट नहीं करता है। यानी कि अगर उसने एक मशीन ले लिया, लेट्स से इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, मेक ए, टेस्टेड है, ट्रायड है, एस्टैब्लिश प्रोसेस है, उनको मालूम है, तो उसी मशीन को ही वो इस्तेमाल करेगा। 400 टन का है, 500 टन का, 600 टन का है, सेम इस्तेमाल करेगा। फोर्जिंग मशीन है, टाइप बी मान लेते हैं, तो सारे फोर्जिंग मशीन एक ही ब्रांड का रहेगा, क्योंकि उन्होंने ट्रायल टेस्टेड करके उसको एस्टैब्लिश किया है। इससे होता क्या है, चूंकि आपका टेक्नोलॉजी सारे मशीनों में एक रहता है, एक ही ब्रांड का है, ट्रायल टेस्टेड है, तो मैन पावर को अगर आप एक लाइन से दूसरी लाइन में शिफ्ट करते हैं, मशीनों से मशीनों में शिफ्ट करते हैं, तो उनको एडजस्ट करने में दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि उनका कंट्रोल मैकेनिज्म सेम रहता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि आप नया टेक्नोलॉजी इस्तेमाल नहीं कर सकते हो, लेकिन बहुत ही थोरोली उसका टेस्टिंग वगैरह किया जाता है। इतनी आसानी से आप किसी भी ब्रांड को इंटर नहीं करने देंगे। तो टोयोटा का इस मामले में रवैया जो रहता है बहुत टाइट रहता है। इनफैक्ट क्वालिटी हब इंडिया के बहुत सारे जापानीज क्लाइंट है, जब हम उनसे इंटरेक्ट करते हैं कंसल्टेंसी के लिए या ट्रेनिंग के लिए या जो भी इंगेजमेंट के लिए, तो हम उनको ऑब्जर्व करते हैं। बहुत ही उनका जो सिस्टम रहता है बड़ा रोबस्ट रहता है, और इनफैक्ट उनके साथ में काम करके हमको भी काफी कुछ एक्सपीरियंस होता है। 9th प्रिंसिपल है दोस्तों, ग्रो लीडर्स हु थोरोली अंडरस्टैंड्स द वर्क, लीव द फिलोसॉफी एंड टीच इट टू अदर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या बोलता है, इसमें बोलता है कि आप लीडर्स को डेवलप करो
जो कि आपके काम को समझते हो, आपके प्रोसेस को समझते हो, आपकी कंपनी की फिलोसॉफी पॉलिसी को समझ रहे हो और दूसरों को सिखा सकते हो। मतलब खुद भी ग्रो कर रहे हैं और दूसरों को भी ग्रो करने में हेल्प कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों, क्योंकि टोयोटा मानती है कि बाहर से लोगों को हायर करने के जगह में अंदर के लोगों को ही डेवलप करके, उनको ग्रूम करके, उनको अपॉर्चुनिटी दिया जाए, उनको लीडर बनाया जाए। ये कंपनी के लिए और इंडिविजुअल के लिए भी बेनिफिशियल होता है, यानी कि विन विन सिचुएशन रहता है। तो टोयोटा इसमें बिलीव करती है। अब यहां पर हम देख सकते हैं इस ग्रिड में अगर आप देखें तो इसमें 4 क्वाड्रेंट हैं, 1 2 3 और 4, 4 क्वाड्रेंट है। एक्स एक्सिस में हमारा क्या है, अंडरस्टैंडिंग द वर्क, यानी कि ऐसे लोग हैं जो कि वर्क को समझते हैं, काम को समझते हैं, कंपनी के प्रोसेस को समझते हैं। और यहां पर हैं अंडरस्टैंडिंग पीपल। तो दोस्तों हमें जो कंपनियों में लीडर चाहिए होता है, ऐसे लीडर चाहिए होता है जो कि कंपनी की टेक्निकलिटी को समझते हो, वर्क को, प्रोसेस को समझते हो, साथ ही साथ लोगों को भी साथ में लेके आगे बढ़ पाए। तो जो लोगों को साथ में रख सकता है और वर्क को समझता है, प्रोसेस को समझता है, ऐसे बंदे ही ग्रो करते हैं। तो यहां पर 4 क्वाड्रेंट अगर देखें तो पहला क्वाड्रेंट जो होता है ब्यूरोक्रेटिक मैनेजर, यानी कि ऐसे लोग जो कि न ही वर्क को समझते हैं ढंग से, वर्क में भी पुअर हैं, प्रोसेस को भी ढंग से नहीं समझते हैं और न ही लोगों को समझते हैं। फॉलो द कंपनी पॉलिसी, बस चले जा रहे हैं। ऐसे लीडर्स या ऐसे बंदे भी कंपनी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। दूसरा हो गया हमारा यहां पे ग्रुप फैसिलिटेटर, आई इंपावर यू। तो ऐसे लोग हैं जो कि लोगों को समझते हैं, लोगों को इंपावर करते हैं, लेकिन प्रोसेस को, सिस्टम को उतना ढंग से नहीं समझते हैं। ठीक है ना। तो कुछ हद तक ठीक है जो फैसिलिटेट करना जानते हैं लोगों को, लेकिन चूंकि टेक्निकलिटी में, वर्क में, प्रोसेस में उनकी अंडरस्टैंडिंग उतनी नहीं है, तो कहीं ना कहीं ये भी लैक करते हैं। थर्ड क्वाड्रेंट जो हो गया टास्क मास्टर हो गया। अब यहां पर क्या है, ये बंदा प्रोसेस, टेक्नोलॉजी, कंपनी के सिस्टम, मशीनों को एकदम समझता अच्छी तरीके से, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन क्या होता है, पीपल मैनेजमेंट में बड़ा पुअर है ये बंदा। ठीक है, आई विल टेल यू व्हाट टू डू एंड हाउ टू डू, मतलब ये चाहता है कि पूरा कमांड अपने पास में रखे, हर एक को बोले कि मैं जो बोल रहा हूं, जिस तरह से बोल रहा हूं उस तरीके से करो, इसके अलावा इधर उधर नहीं करना है। यानी कि लोगों को इंपावर नहीं कर रहा, लोगों को अथॉरिटी नहीं दे रहा, पूरा अपने कंट्रोल में रखना चाहता है। तो इस तरीके से क्या होता है, एक तरीके से आपकी टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, आप लोगों को इनपुट दे पा रहे हो, लेकिन आप लोगों को मोटिवेट नहीं कर पा रहे हो। तो ये भी कहीं ना कहीं लैक करते हैं। तो ऐसे लोगों को या ऐसे लीडर को हम कहते हैं टास्क मास्टर। लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट जो है सबसे बेस्ट है। ऐसे अगर आपके पास में लीडर हैं या आपको आइडियल बनाना चाहिए, जो कि गाइड हैं और कोच भी हैं, दोनों भी हैं, यानी कि बिल्डर ऑफ ए लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बनाने के लिए एक क्रिटिकल रोल प्ले करते हैं। ऐसे बंदे होने चाहिए जो कि वर्क, सिस्टम, प्रोसेस को समझने में भी अच्छे हैं, एक्सपर्ट हैं, हाई हैं, और पीपल एस्पेक्ट में भी हाई हैं। तो हमारा एम रहना चाहिए ये फोर्थ क्वाड्रेंट, हमको ऐसे लीडर डेवलप करने हैं जो कि इस क्वाड्रेंट में फॉल कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 10th प्रिंसिपल क्या हो गया, डेवलप एक्सेप्शनल पीपल एंड टीम। तो दोस्तों जब तक आप टीम को डेवलप नहीं करेंगे, पीपल डेवलपमेंट नहीं करेंगे, तो कंपनी ग्रो नहीं करती है। लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए, कंपनी ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है कि नीचे के लोगों को हम इंपावर करें। हमारे जो मैनेजमेंट के जो कैडर होते हैं, जूनियर मैनेजमेंट, मिडिल मैनेजमेंट और टॉप मैनेजमेंट। तो मिडिल मैनेजमेंट का काम होता है जूनियर मैनेजमेंट को इंपावर करें, उनको सिखाएं, बढ़ाएं, आगे करें। और टॉप मैनेजमेंट का भी काम होता है कि मिडिल मैनेजमेंट और जूनियर मैनेजमेंट को फैसिलिटेट करें। ठीक है, तो टोयोटा का मानना है कि हमको लोगों को और टीम को डेवलप करना है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों 11th प्रिंसिपल बोलता है रेस्पेक्ट योर एक्सटेंडेड नेटवर्क ऑफ पार्टनर्स एंड सप्लायर्स। तो दोस्तों जब तक आप अपने पार्टनर्स को, सप्लायर्स को लूप में नहीं रखेंगे, उनको उनका हक नहीं देंगे, यानी कि अगर म्यूचुअल बेनिफिशियल रिलेशनशिप नहीं होगा तब तक ये ग्रोथ नहीं होगी। इनफैक्ट हमारा ISO 9001 जो है वो 7 क्वालिटी मैनेजमेंट प्रिंसिपल पर बेस करके बनाया गया है। उसमें भी एक प्रिंसिपल है जो कि रिलेशनशिप मैनेजमेंट की बात करता है। इनफैक्ट पुराने वाले वर्जन में, 2008 वाले वर्जन में, ISO 9001 में एक्सक्लूसिवली बोलता था लास्ट प्रिंसिपल कि म्यूचुअली बेनिफिशियल सप्लायर रिलेशनशिप, यानी कि सप्लायर के साथ में रिलेशनशिप काफी स्ट्रॉन्ग आपका होना चाहिए। और नए वाले अभी वर्जन में, यानी कि ISO 9001 2015 में बोलता है रिलेशनशिप मैनेजमेंट, जिसमें कि सप्लायर भी आ जाएगा। तो जब तक आप अपने सप्लायर्स को, अपने पार्टनर्स को ट्रस्ट नहीं करेंगे, उनको
साथ में लेके नहीं चलेंगे, उनके ग्रोथ में उनको हेल्प नहीं करेंगे, सप्लायर डेवलपमेंट नहीं करेंगे, सप्लायर के जो प्रॉब्लम्स है उनको सॉल्व नहीं करेंगे, सप्लायर के यहाँ अगर क्वालिटी प्रॉब्लम आ रही है, टेक्निकल इशूज आ रही है, अपने टीम से उनको अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, तब तक आप दोनों ग्रो नहीं कर सकते। मतलब आपका ग्रोथ भी रुक जाएगा, क्योंकि आज के टाइम में ऐसी कोई भी कंपनी नहीं है जो कि सारे के सारे प्रोडक्ट खुद बनाती है। आप चाहे कार बना रहे हो, बाइक बना रहे हो, साइकिल बना रहे हो, मोबाइल बना रहे हो, कैमरा बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो, लैपटॉप बना रहे हो, ठीक है ना, आपको अपने सप्लायर्स पर डिपेंड रहना पड़ता है। आप सैकड़ों पार्ट्स या सैकड़ों प्रोसेसेस जो रहते हैं अपने सप्लायर से करवाते हैं, कहीं से कास्टिंग करवा रहे हैं, कहीं से मशीनिंग करवा रहे हैं, कहीं से आप कैलिब्रेशन करवा रहे हैं, कहीं से छोटे छोटे पार्ट्स खरीद रहे हैं, कहीं से प्लेटिंग करवा रहे हैं, पेंटिंग करवा रहे हैं, ठीक है ना। सप्लायर पर डिपेंडेंसी तो रहती ही रहती है। तो ये प्रिंसिपल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका जो नेटवर्क है, यानी कि एक्सटेंडेड नेटवर्क जो है, उनके साथ में आपका रिलेशनशिप अच्छा होना चाहिए, उनके लिए रेस्पेक्ट होना चाहिए। 12वां प्रिंसिपल बोलता है गो एंड सी फॉर योरसेल्फ। बहुत इंपॉर्टेंट है, टू थोरोली अंडरस्टैंड द सिचुएशन, क्योंकि सिचुएशन को समझने के लिए आपको खुद जाना, गेम्बा पे जाना जरूरी है। गेम्बा पे अगर आप नहीं गए तो क्या होगा, आप प्रॉब्लम को समझेंगे नहीं ठीक से, है ना, और आप उसको रिजॉल्व नहीं कर पाएंगे। बहुत बार क्या होता है, प्रॉब्लम आती है तो क्या करते हैं लोग, कॉन्फ्रेंस रूम में बैठते हैं, चाय समोसा खाते हैं और डिस्कशन करते हैं, ऐसा होगा, ये हुआ होगा, ये हुआ होगा। अरे मैंने तो बोला था ना, वो बंदा सही नहीं है, ऑपरेटर सही नहीं है, इंस्पेक्टर सही नहीं है, और कुछ रूट कॉज कॉन्फ्रेंस रूम में बैठे बैठे निकालेंगे और उस पर एक्शन भी लेके आ जाएंगे, ठीक है ना। उस तरीके से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होता है। क्या बोलता है, गो एंड सी। कहां जाना है, गो, गेम्बा, तो गेम्बा में जाना है, एंड सी फॉर योरसेल्फ, जाके खुद देखिए प्रोसेस में क्या प्रॉब्लम है, सिस्टम है कि नहीं है, डॉक्यूमेंट है कि नहीं है, डिस्प्ले है कि नहीं है, लोग का अवेयरनेस है कि नहीं है, फॉलो कर रहे हैं ठीक से, वगैरह वगैरह। प्रॉपर वैलिडेशन कीजिए। सॉफ्ट फ्लोर में ही सारा कुछ होना चाहिए, गेम्बा में ही सब कुछ होना चाहिए। ये इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल है 12 नंबर का, ठीक है ना। 13 नंबर क्या बोलता है, मेक डिसीजन स्लोली बाय थोरोली कंसिडरिंग कंसेंसस। और इसके लिए टोयोटा में एक सिस्टम इस्तेमाल किया जाता है, इसे कहते हैं नेमावासी, ठीक है। तो टोयोटा का बिलीफ है, इनफैक्ट बहुत सारी जापानीज कंपनियों का बिलीफ होता है नेमावासी में, कि स्लोली करो, ठोक बजा के डिसीजन लो, टाइम ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक बार कंसेंसस मिल गई, सब लोग एग्री कर गए, सब लोग को साथ में ले लिया, अब इंप्लीमेंटेशन जो रहेगा फटाफट करो, उसमें देर मत करो। तो इंप्लीमेंटेशन करने से पहले का जो टाइम रहता है, प्लानिंग और कंसेंसस का टाइम, उसमें थोड़ा टाइम लेते हैं जापानीज, या स्पेशली हम लोग बात करें तो टोयोटा की, ठीक है ना, लेकिन इंप्लीमेंटेशन फटाफट होता है। तो ये हो गया हमारा 13 प्रिंसिपल। और फाइनली 14 प्रिंसिपल जो है बोलता है बिकम अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, रिलेंटलेस रिफ्लेक्शन एंड कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट। लगातार आपका इंप्रूवमेंट होते रहना चाहिए। कहां पर, सारे प्रोसेसेस में, सारे प्रैक्टिसेस में, और लगातार लर्निंग होनी चाहिए। किसकी लर्निंग होनी चाहिए, सारे इंप्लॉइज की, साथ में सप्लायर्स की, जो भी स्टेक होल्डर्स आपके साथ में इन्वॉल्व हैं, उनका ग्रोथ, उनकी लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है। लर्निंग नहीं करेंगे नए सिस्टम के बारे में, नई टेक्नोलॉजी के बारे में, ठीक है ना। आजकल एआई का जमाना है, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं हम लोग, टेक्नोलॉजी का कैसे इस्तेमाल करेंगे, नई टेक्नोलॉजी कौन सी है जो कि हमारे लिए एप्ट है, सिस्टम क्या सही है, बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, नेक्स्ट प्रैक्टिसेस क्या है। तो बेस्ट प्रैक्टिस और नेक्स्ट प्रैक्टिस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस अगर पता है कमेंट में लिख के बताइए कि डिफरेंस क्या है बेस्ट प्रैक्टिसेस में और नेक्स्ट प्रैक्टिसेस में। तो दोस्तों ये बहुत जरूरी है हमारे लिए कि लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन बने और इंप्रूवमेंट करें लगातार, हर एक प्रोसेस में, हर एक प्रैक्टिस में, हर एक डिपार्टमेंट में, हर एक लेवल में। ये टोयोटा का मानना है। ये है 14 प्रिंसिपल। दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये जो 14 प्रिंसिपल हमने जो डिस्कशन किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको कहीं ना कहीं आपके ऑर्गेनाइजेशन में ये आपको बेनिफिट देगा, सिस्टम को बेटर करने में, इंप्रूव करने में, ठीक है ना। इनमें से आपका पसंदीदा 3 प्रिंसिपल कौन कौन सा है जो लगा आपको कि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कमेंट में लिख के हमें बताइए। और हाँ दोस्तों, इसी तरह का अगर और वीडियो चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है बेल आइकन को भी क्लिक कर लें ताकि आपको हमारे नए वीडियो का अपलोड पे तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए और आप उसे मिस ना करें। अपने दोस्तों के साथ में भी जरूर शेयर करें इसका लिंक, ताकि उनको भी आगे बढ़ने का और कुछ सीखने का मौका मिले। और हाँ, अपने करियर को आगे बढ़ाने के लिए हमारे ऑनलाइन ट्रेनिंग कम सर्टिफिकेशन प्रोग्राम का बेनिफिट जरूर उठाएं। क्वालिटी हब इंडिया के ऐप को गूगल प्ले स्टोर से, एप्पल को स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं।
ढेरों कोर्सेज है, नॉमिनल प्राइसेस में आप सीख सकते हैं घर बैठे, डिटेल में केस स्टडी के साथ में आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। और हाँ, अगर आप क्वालिटी ऑफ इंडिया को किसी भी एक्टिविटीज़ में कंसल्टेंसी के तौर पर अगर आप इंगेज करना चाहते हैं, अपने कंपनी में सिस्टम इंप्लीमेंटेशन करवाना हो, बेस्ट प्रैक्टिसेस इंप्लीमेंट करवाना हो या ऑपरेशनल एक्सीलेंस, बिजनेस एक्सीलेंस इंप्लीमेंट करवाना हो, तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। हमारा नंबर नीचे में डिस्प्ले हो रहा है, ये हमारा ईमेल आईडी है, हमारा पोर्टल है courses.qualityofindia.com, हमारा वेबसाइट जो है www.qualityofindia.com, हमारा जो ऐप है एंड्रॉयड का और iOS का ऐप है, और ये हमारा मेल आईडी है। साथ ही साथ noiseglobal@gmail.com पर भी आप मेल लिख सकते हैं। तो हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।